दोस्तों, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर भारत टेंशन में है, तो दूसरी तरफ ऐसी खबर आई है जिसने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। ये खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं जो भारत के लिए टेंशन का सबब बन गया है। और तुरंत प्रभाव से दोस्तों मोदी सरकार भी इसकी काट निकालने में जुट गई है। तो आखिर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कौन सा नया गुल खिला रहे हैं जिससे भारत परेशान है? पाकिस्तान और तुर्की की वो सारी कारस्तानियां इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिनके लिए आप भी बेकरार होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाकिस्तान और तुर्की की इस ग़रामात के बारे में आपको बताने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको भारत के तुर्की से रिश्तों की बात मैं पूरी तरह से बता दूं, जिसके बगैर कहानी कुछ समझ नहीं आएगी। बिना इस पटकथा को जाने आप पूरे की पूरे षड्यंत्र को नहीं समझ पाएंगे। कैसे भारत का विरोधी बन गया तुर्की? पाकिस्तान चीन ने पिला दी कौन सी घुट्टी? दोस्तों, तुर्की भारत का दोस्त है या दुश्मन, इसे समझने के लिए दोनों ही देशों के संबंधों के अतीत को खंगालना होगा। भारत जिन देशों के साथ संबंधों को तरजीह देता था उनमें कभी तुर्की भी शामिल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ की अगुवाई वाले दो ध्रुवों में बंट गई और शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, तो तुर्की अमेरिकी खेमे में चला गया और पश्चिमी देशों के संगठन नेटो में शामिल हो गया। तुर्की की देखा देखी पाकिस्तान भी अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया, जिसके बाद भारत से उसकी दूरी बढ़ने लगी, जबकि पाकिस्तान के उसके संबंध मधुर होने लगे। दोस्तों, दोनों ही देशों के बीच संबंध कितने मजबूत हो गए थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में तुर्की ने पाकिस्तान की काफी मदद की थी। इसके बाद 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया, तो भारत और तुर्की के संबंध और बिगड़ते चले गए क्योंकि भारत ने साइप्रस का साथ दिया। इसके बाद और भी कई घटनाएं हुई, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ती ही चली गई और पाकिस्तान और तुर्की की नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई। 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तुर्की के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कई कोशिशें हुई। इसकी एक बड़ी वजह थी कश्मीर का मुद्दा, जो 80 के दशक के आखिर में जोर पकड़ने लगा था। उस वक्त भारत को लगा था कि तुर्की की करीबी काम आएगी और रिश्ते बेहतर करने में नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्रियों ने तुर्की का दौरा भी किया। तुर्की के प्रधानमंत्री बुलंद येविट भी भारत आए। 1990 से 2001 के करीब लगने लगा था कि तुर्की अब पाकिस्तान को छोड़ भारत के करीब आ जाएगा, लेकिन 2002 में एर्दोगन की पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई तो हालात बदलने लगे। एर्दोगन के शासन के दौरान भी भारत और तुर्की के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश हुई, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ सकी। दरअसल इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि दोनों ही देशों के बीच व्यापार असंतुलन है। दरअसल भारत तुर्की को ज्यादा सामान भेजता था, लेकिन वहां से आयात बहुत ही कम करता था, लिहाजा तुर्की चाहता था कि इसे दुरुस्त कर लिया जाए, भारत अपना आयात बढ़ाए, साथ ही मध्य पूर्व में तुर्की के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करे। वहीं दूसरी समस्या ये थी कि तुर्की के पास अपना तेल और गैस नहीं है, इस वजह से वो न्यूक्लियर पावर या परमाणु बिजली बनाने की तैयारी करना चाहता था, क्योंकि दोस्तों उनके यहाँ उसी तरह के थोरियम मौजूद हैं जिस तरह से भारत के केरल में पाया जाता है, और तुर्की चाहता था कि भारत उसे थोरियम से बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी दे दे, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया। इस मुद्दे को लेकर एर्दोगन खुद 2 बार दिल्ली आए, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। दोस्तों, इसके बाद से एक तरह से भारत की नजदीकी इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों के साथ बढ़ती चली गई, वहीं तुर्की दूर होता चला गया। दोस्तों, भारत और तुर्की के बीच की कड़वाहट और तब बढ़ गई जब तुर्की में 2016-17 में बगावत हुई। तुर्की ने इसके लिए अमेरिकी स्थित धार्मिक नेता फेतुल्लाह गुलान के संगठन को जिम्मेदार ठहरा दिया, और दोस्तों भारत से अपने देश में इस संगठन की चलाई जा रही गतिविधियों को बंद करने की अपील कर रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद तुर्की कश्मीर का मुद्दा उठाने लगा। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में भी उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। पाकिस्तान से उसके बढ़ते रिश्तों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि परमाणु डील में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भी करने लगा है। दोनों देश मिलकर बहुत से हथियार बना रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तुर्की और पाकिस्तान की जिस डील के बारे में बताने जा रहा हूं वो इसी से जुड़ा हुआ है।
लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों में अभी चौथे नंबर पर है। लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने आधे से ज्यादा हथियार इसी देश से खरीदेगा। पाकिस्तान वर्तमान में सबसे ज्यादा हथियार अपने सदाबहार दोस्त यानी चीन से खरीदता है। 2018 में तुर्की के साथ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैग्नम परियोजना के तहत एडास क्लास के 4 युद्धपोतों के लिए करार किया था। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की के साथ 30 की संख्या में T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद का सौदा भी किया। इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की STM-500 पनडुब्बी का निर्माण भी कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे तुर्की की नौसेना के अलावा पाकिस्तान भी खरीद सकता है। पाकिस्तान के पास वर्तमान में कुल 9 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से ज्यादातर मेंटेनेंस के अभाव में संचालन से ही बाहर हैं। ATM-500 मिनी पनडुब्बी की डिजाइन तुर्की की स्वदेशी कंपनी STM ने डिजाइन की है। इसे दोस्तों तुर्की के बढ़ते रक्षा उद्योग की ताकत के रूप में देखा जा रहा है। ये 500 टन क्लास की पनडुब्बी है। दोस्तों, ये पनडुब्बी तटीय सुरक्षा टोही मिशन का काम बखूबी अंजाम दे सकती है। ये आकार में बहुत छोटी होने के कारण उथले पानी में भी आसानी से गश्त लगा सकती है। इसमें टॉर्पीडो भी लगे होते हैं जो दुश्मनों की पनडुब्बियों और युद्धपोतों को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, तुर्की की ये पनडुब्बी आकार में काफी छोटी है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होती है तो ये भारतीय समुद्री इलाके में आसानी से घुसपैठ कर सकती है। छोटी होने के कारण दोस्तों, इसे रडार सिस्टम और सोनार सिस्टम कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। तुर्की और भारत के रिश्तों की दास्तान सुनकर आपको अब यह समझ आ गया होगा कि किस तरह से दोनों देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव आया है, और शायद इसी का नतीजा है कि तुर्की पाकिस्तान के करीब चला गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको तुर्की और पाकिस्तान के उस कारनामे के बारे में बताने वाला हूं जिससे भारत की टेंशन बढ़ चुकी है। तुर्की पाकिस्तान की बड़ी डील, 5वीं पीढ़ी का बना रहे हैं फाइटर जेट। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट बनाने में जुटे हैं। ये विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसे दुश्मन देश के रडार आसानी से पकड़ भी नहीं पाएंगे। पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ मिलकर JF-17 लड़ाकू विमानों को बना चुका है, और हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट को भी विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेमेल कोटिल ने बताया है कि तुर्की और पाकिस्तान अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने वाली इस परियोजना में आपस में सहयोग कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर ने भी बताया है कि दोनों देश TFX नाम का एक लड़ाकू विमान बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 इंजन वाले सभी मौसम में संचालित होने वाले इस स्टेल्थ लड़ाकू विमान TFX के आगामी 3 साल में पहली उड़ान भरने की योजना पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने कई रक्षा परियोजनाओं में मिलकर साथ काम किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स की खरीद और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर नजदीकियों से काम कर रहे हैं। तुर्की के अधिकारियों ने इस मामले में कहा है कि उनका देश पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है। उसके साथ मिलकर सिपे लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान ने भी मिलकर मिसाइल निर्माण पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। दोस्तों, इसमें 2 राय नहीं है कि भारत की वायु शक्ति पाकिस्तान से बेहतर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की वायुसेना की गिनती दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली वायुसेना के रूप में होती है। भारत के पास कई आधुनिक विमान हैं, जिसमें रफाल, सुखोई और मिग जैसे विमान शामिल हैं, जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने में महारथी हैं। भारत का तेजस भी दुश्मन को आंख दिखा रहा है। हमारे आधुनिक हेलीकॉप्टर से भी दुश्मन खौफ खा रहे हैं, लेकिन भारत के पास फिलहाल 5वीं पीढ़ी का कोई लड़ाकू विमान नहीं है जिससे उसे दुश्मन से लोहा लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम कर रही है, लेकिन तेजस के विकास के इतिहास को देखते हुए विमान के अगले 5 साल तक उड़ान भरने की कोई संभावना नहीं है। लिहाजा ऐसे वक्त में अगर पाकिस्तान के पास ये तकनीक आ जाती है तो भारत के लिए चिंता का सबब होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक रूस, अमेरिका और चीन ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान को ये फाइटर जेट मिल गया तो उसकी वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा हो जाएगा, जो भारत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। हालांकि पीएम मोदी की कोशिश है कि भारत को जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं, ड्रैगन को भी घेरने के लिए इसकी तगड़ी जरूरत है। लिहाजा दोस्तों, भारत रूस के साथ ही अमेरिका से भी अपने संबंधों को तेजी से मजबूत कर रहा है, जिससे कि 5वीं पीढ़ी का विमान भारत को मिल जाए, साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिल पाए।
दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स देने के लिए अमेरिका तैयार है, तो वहीं रूस भी कह रहा है कि उनका Su-57 भारत ले सकता है। लेकिन दोस्तों ये इनकी तकनीक भारत को नहीं देना चाहते, लिहाजा बात यहीं पर आकर अटक जाती है। बिना तकनीक को जाने भारत अमेरिका से फाइटर जेट्स नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये भारत के लिए घाटे का सौदा होगा। दोस्तों पाकिस्तान आने वाले वक्त में भले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हासिल कर ले, वैसे इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान के पास फिलहाल इतना बजट नहीं है कि वो इस तरह की बड़ी परियोजनाओं पर काम अच्छे तरीके से कर पाए। और जाहिर सी बात है कि बजट के अभाव में उसकी बहुत सारी परियोजनाएं फिलहाल बर्बादी के कगार पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो 5वीं पीढ़ी का विमान हासिल कर लेगा, इसमें शक जरूर है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।